हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज फिर हम आगे जो कल हमारा टॉपिक रह गया था बीच में, तो उसी से आगे थर्ड क्लास हमारी ये है। तो बच्चों हम लोग अभी तक पढ़ रहे हैं कि जो हमारे पास सेल हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल, हम उनमें डिफरेंशिएट कर रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेस पे। भी हमारे पास जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, उनमें क्या क्या अंतर है, क्या क्या डिफरेंस है, उस चीज को हम पढ़ रहे हैं। तो कल जो हमारा लेक्चर था, जो लास्ट क्लास थी बच्चों, उसके अंदर हमने ये पढ़ लिया था कि हमारे पास जो सबसे बाहर की लेयर होती है सर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, वो ग्लाइकोकैलिक्स की बनी होती है। और ग्लाइकोकैलिक्स की जो लेयर है सर वो दो तरह की होती थी। एक हमारे पास होती थी कैप्सूल शेप में और दूसरा स्लिमी टाइप। जो कैप्सूल है हमारे पास वो टफ लेयर थी, थिक लेयर थी, जो कि हमारी पॉलीसैकेराइड और पॉलीपेप्टाइड की बनी हुई थी। और जो स्लिमी लेयर थी वो हमारी पॉलीसैकेराइड की बनी हुई थी। सेकेंड जो लेयर है वो हमने पढ़ा था कि सेल वॉल होती है जो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी है। हम लोगों ने आपको ये बताया था कि जो पेप्टाइडोग्लाइकन, इसके अंदर जो पहला वर्ड लिखा हुआ है पेप्टाइडो, यानी कि एमिनो एसिड से रिलेटेड है। और जो दूसरा पार्ट है ग्लाइकन, ये शुगर से रिलेटेड है। जो दो चीजों का कॉम्बिनेशन अपने पास था, NAM और NAG, एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकामाइन, ये दो चीजों से मिलकर ये बना था, जिसको हमने नाम दिया था म्यूरिन। की हमारे पास ये चीज म्यूरिन है। तो उसी लेक्चर को उसी सीरीज में बच्चों आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा आज फिगर हमने पहले ही ड्रॉ कर लिया है ताकि हमारा टाइम सेव हो सके, थोड़ा सा टाइम बच सके और थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ कर सकें, ताकि एक एक चीज आप बिल्कुल क्लियरली देख पाए। तो हम लोग ये पढ़ रहे थे कि हमारे पास सर जो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है, क्योंकि ये जो फिगर ड्रॉ किया गया आपके सामने, ये प्रोकैरियोटिक सेल का है। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल का है बच्चों ये डायग्राम जो आपके सामने बनाया गया है। तो इसके अंदर आपको ये दिखाई दे रहा होगा स्ट्रक्चर अलग से बना हुआ। हम लोग इसको ये बोल रहे थे कि सर ये हमारे पास जो ये फिगर बना हुआ है, इसके अंदर ये जो पार्ट है, ये जो सामने आपको सर्कुलर पार्ट दिखाई दे रहा है, ये हमारा है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड यानी कि न्यूक्लियस के जैसा। हम लोग बोले थे कि सर जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनके अंदर वास्तविक केंद्रक नहीं होता है। वास्तविक केंद्रक क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि उसके चारों तरफ का जो आवरण है, उसके चारों तरफ की जो झिल्ली है, मेम्ब्रेन है, वो प्रेजेंट नहीं होती है। यानी कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, जिसको हम लोग डीएनए बोल रहे थे, वो डीएनए इसके साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट होता है। तो उसको हम क्या बोल रहे थे? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड का मतलब न्यूक्लियस के जैसा, बट एक्चुअल में वो न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस के जैसा है जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करने की वजह से। तो जो ये न्यूक्लियोइड है, इसका दूसरा नाम है जीनोफोर। जीनोफोर, जीनोफोर भी बच्चों हम इसको बोलते हैं, न्यूक्लियोइड को जीनोफोर। और साथ के साथ आप इसको बोल सकते हैं बच्चों इंसिपेंट न्यूक्लियस। इंसिपेंट न्यूक्लियस, इंसिपेंट न्यूक्लियस यानी कि आभासी केंद्रक, यानी कि प्राथमिक केंद्रक, पहले जैसा केंद्रक जिसके अंदर डेवलपमेंट नहीं हुई है, कोई विकास नहीं हुआ है, उसका कोई ग्रोथ नहीं हुई है। शुरू से जो कोशिकाएं जिस प्रकार बनी थी, उनका केंद्रक उसी प्रकार है, पहले की जैसा ही है, उसका कोई आवरण नहीं बना है। तो इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं बच्चों? इंसिपेंट न्यूक्लियस या जीनोफोर का नाम दे रहे हैं। इसके साथ साथ बच्चों एक नाम और देते हैं इसको हम, वो है परोक्रोमोजोम्स। परोक्रोमोजोम्स, ठीक है ना बच्चों? जो अपने पास ये स्ट्रक्चर आपके सामने बना हुआ है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियोइड बोल रहे हैं, या आप इसको बोल सकते हैं जीनोफोर, या आप इसको बोल सकते हैं इंसिपेंट न्यूक्लियस, या आप इसको बोल सकते हैं प्रोक्रोमोजोम्स। उसका रीजन क्या है, उसका कारण क्या है कि हम इतने सारे नाम इसको क्यों दे पा रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है बच्चों, जो डीएनए है अपना, वो सिंगल है। सिंगल है, यानी कि जो डीएनए है, डीएनए
डीएनए क्या चीज है बच्चों? जेनेटिक मटेरियल। ये है बच्चों जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल डीएनए। प्रोकैरियोटिक सेल में डबल स्ट्रैंडेड होता है, डबल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड है, सर्कुलर शेप में है, सर्कुलर है, बट सिंगल मटेरियल का है, सिंगल मटेरियल, सिंगल मटेरियल, ठीक है ना। तो जो इसके अंदर डीएनए है बच्चों, जेनेटिक मटेरियल है, वो डबल स्ट्रैंडेड है, सर्कुलर है, सिंगल मटेरियल का बना हुआ है। सिंगल मटेरियल कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर सिर्फ एक ही क्रोमोसोम्स होता है, एक ही क्रोमोसोम है, एक सिंगल क्रोमोसोम है, पेयर में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम उसको बोल रहे हैं प्रोक्रोमोसोम्स। यानी कि जो एक्चुअल क्रोमोसोम्स हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं। यानी कि क्रोमोसोम बनने से पहले की जो स्टेज है उस लेवल तक, जिसको हम क्रोमेटिन बोलते हैं, क्रोमेटिन फाइबर की तरह ही ये प्रेजेंट होता है, तो इसलिए हम इसको प्रोक्रोमोसोम बोल सकते हैं, इंसिपेंट न्यूक्लियस बोल सकते हैं, जीनोफोर बोल सकते हैं, जीनोफोर, जीनोफोर, ठीक है। या हम इसको बोल सकते हैं बच्चों न्यूक्लियोइड, ठीक है। तो ये जो इसके अंदर बना हुआ है, ठीक है, इसके अंदर ये जेनेटिक मटेरियल है, ये डीएनए जो अपन ने रिप्रेजेंट किया बच्चों, ये चीज। तो देखिए बच्चों, ये सबसे इनर जो लेयर है, अब हम बात करते हैं, देखो सबसे बाहर की लेयर की बात हो गई थी, मिडल लेयर की बात हो गई थी, अब बात करते हैं बच्चों जो सबसे अंदर की लेयर है। देखिए ये वाली मिडल वाली, ये बिल्कुल अंदर वाली जो लेयर बनी हुई है, ये वाली बच्चों, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस लेयर को बच्चों बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सबसे अंदर की लेयर है, बिल्कुल इंटरनल लेयर है। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बच्चों, ये प्लांट सेल, एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होती है। प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है, एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में भी प्रेजेंट है, और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में भी प्रेजेंट है। यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये स्ट्रक्चर ऐसा है जो कॉमन है दोनों में, प्रोकैरियोटिक के अंदर भी और यूकैरियोटिक के अंदर भी, दोनों में ही कॉमन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बच्चों, ये बनी होती है लिपिड प्लस प्रोटीन, लिपिड प्लस में प्रोटीन, लिपिड प्लस में प्रोटीन। प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन है बच्चों, वो बनी होती है लिपिड प्लस में प्रोटीन, लिपिड प्लस में प्रोटीन। लिपिड यानी कि फैट, फैट मॉलिक्यूल्स, फैट, लिपिड मींस फैट, और प्रोटीन यानी कि एमिनो एसिड, एमिनो एसिड्स। तो एमिनो एसिड प्लस में फैट यानी कि लिपिड प्लस में प्रोटीन बनाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने के लिए लिपिड प्लस प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है बच्चों, सबसे अंदर की लेयर है। तो जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे कि ये जो फिगर हमने ड्रॉ किया है प्रोकैरियोटिक सेल का, इसके अंदर जो अंदर की लेयर है, जो आपको ब्लू लाइनिंग दिखाई दे रही होगी, इसके अंदर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने लिखा, इसके अंदर फोल्डिंग दिखाई दे रही होंगी आपको अंदर की तरफ भी। इस तरह से देखिए, ये अंदर की तरफ भी फोल्डिंग है और बाहर की तरफ भी फोल्डिंग है। ये फोल्डिंग किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, हम बात करते हैं बच्चों अब इसकी। यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसकी जो फोल्डिंग है ये बनी हुई है, हम इनका डिस्कशन करते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों जो ये अंदर की तरफ बनी हुई है, देखिए ये अंदर की तरफ, यानी कि जो इनफोल्डिंग्स हैं, इनफोल्डिंग्स, इनको बच्चों बोलते हैं मीजोसोम्स, मीजोसोम्स, मीजोसोम्स। यानी कि जो अंदर की फोल्डिंग है बच्चों, इनको बोलेंगे मीसोसोम्स, मीसोसोम्स, मीसोसोम। देखिए बच्चों, सबसे पहली बात क्या है, मीसोसोम के अंदर सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है कि जो ये मीसोसोम है, इनकी डिस्कवरी किसने की है, खोज किसने की है, तो वो आप याद रखिएगा, इनकी खोज की है एफ जेम्स ने,
एफ जेम्स, एफ जेम्स, ठीक है। ये मीजोसोम्स की जो डिस्कवरी है बच्चों, डिस्कवरी, मीजोसोम्स की जो डिस्कवरी है बच्चों, वो किसने की है? एफ जेम्स ने की है, एफ जेम्स, ठीक है। तो मीजोसोम्स क्या काम करता है किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर? क्योंकि जो मीजोसोम्स हैं ये केवल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर मीजोसोम्स नहीं मिलते हैं। मीजोसोम्स मिलेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर। तो मीजोसोम्स का कार्य क्या है वो मैं आपको बता दूं। जैसे कि हमारे पास एक आपने नाम सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनल है वो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ही मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनल है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। तो वो जो माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन परफॉर्म करता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर, उसी तरह के फंक्शन परफॉर्म करता है मीजोसोम। क्योंकि इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया वाले फंक्शन कौन परफॉर्म करेगा बच्चों? मीजोसोम परफॉर्म करेगा। तो आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कहीं पे बुक्स में, किसी टॉपिक में, किसी चैप्टर में आपने पहले लेक्चर लिए होंगे, तो उसमें ये पढ़ा होगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या है कि लास्ट में जो हम रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं, रेस्पिरेशन के अंदर जो ऑक्सीजन है सबसे लास्ट में जाके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाती है, जहां पे ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का एनर्जी रिलीज करने के लिए। तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन है। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एरोबिक रेस्पिरेशन का काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया, वही काम हमारे पास मीजोसोम करता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर। तो आप ये ध्यान रखिएगा, मीजोसोम्स के जो फंक्शन है, जो कार्य हैं, उनमें सबसे पहला कार्य ये है कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। एरोबिक, एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन यानी कि जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन प्रेजेंट होनी चाहिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो उसको हम बोलते हैं एरोबिक, यानी कि एयर प्रेजेंट हो, और एयर में सबसे मेन क्या? ऑक्सीजन की बात हो रही है, तो ऑक्सीजन जरूरी है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जिसको हम बोलते हैं हिंदी में बच्चों वायवीय श्वसन, उस वायवीय श्वसन के लिए मीजोसोम रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा जो कार्य है बच्चों इसका, वो है सेल वॉल सिक्रेशन, सेल वॉल सिक्रेशन, सेल वॉल सिक्रेशन यानी कि कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायक है। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति सेल वॉल, सेल वॉल के निर्माण में हेल्प करता है, उसको बनाने में मदद करता है। उसके बाद जो तीसरा फंक्शन है मीजोसोम का बच्चों, वो है डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब बच्चों क्या है? जिस टाइम पे सेल डिवाइड होती है और सेल डिवाइड होकर नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं, तो उनके जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी कॉपिंग होती है, यानी कि जो डीएनए है उसकी कॉपी बनती है, यानी कि पेयर्स बनते हैं, उसकी कॉपी बन जाती है आगे। वो जो कॉपी बनने की प्रोसेस है, यानी कि सेल डिवाइड होने से पहले डीएनए की कॉपी होती है, वो कॉपी के लिए हेल्पफुल कौन है बच्चों? मीजोसोम, मीजोसोम। और इसलिए कॉपी में हेल्प कर रही है डीएनए के लिए। तो आप लोग ये भी बोल सकते हैं सर ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में, यानी कि कोशिका विभाजन में सहायक है। कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन में सहायता करता है। तो चार काम है बच्चों मीजोसोम के। ये जो इनफोल्डिंग बनाई है, अंदर की तरफ मुड़ी हुई संरचनाएं, प्लाज्मा झिल्ली की जो अंदर की ओर मुड़ी हुई संरचनाएं हैं, इसको मीजोसोम बोलेंगे। मीजोसोम की डिस्कवरी करने वाला है एफ जेम्स। और मीजोसोम के जो फंक्शन है बच्चों, जो कार्य हैं, वो सबसे पहला कार्य है कि वो एरोबिक रेस्पिरेशन, वायवीय श्वसन में सहायता करता है।
दूसरा वो सेल सिक्रेशन में, सेल वॉल सिक्रेशन में हेल्प करता है, कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायता करता है, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, यानी कि डीएनए की कॉपी बनाने में हेल्प करता है, यानी कि उसकी सेल संरचना बनाने में हेल्प करता है, और सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन में सहायता करता है। तो बच्चों ये कार्य हैं हमारे मीजोसोम के। अंदर की तरफ जो फोल्डिंग बनी हुई है, आप लोग देखें कि यहां पे जो मीजोसोम्स बने हैं, जो हमने अंदर की तरफ फोल्डिंग बनाई है, ये दो तरीके से बनाई है। एक तो बिल्कुल बीच में बनी हुई है, देखिए सामने, जो कि हमारी न्यूक्लियोइड के साथ अटैच है, इस न्यूक्लियस के साथ अटैच है। जो ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, फॉल्स न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोइड इसलिए उसको हम बोल रहे हैं, जो इसके साथ अटैच है, ये भी मीजोसोम है और ये भी मीजोसोम है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि ये मीजोसोम बीच में विद्यमान है और ये जो मीजोसोम है ये साइड में है। तो जो बीच में प्रेजेंट होता है बच्चों, जो बीच में प्रेजेंट है मीजोसोम, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल मीजोसोम। सेंट्रल मीजोसोम, सेंट्रल मीजोसोम, क्योंकि ये मध्य में है, बीच में है। सेंट्रल का मतलब होता है मध्य में, यानी कि ये बीच में है, न्यूक्लियोइड के साथ अटैच है, इसको हम बोलते हैं बच्चों सेंट्रल मीजोसोम। और जो साइड में है, इसको बोलते हैं बच्चों पेरिफेरल मीजोसोम। पेरिफेरल मीजोसोम, पेरिफेरल मीजोसोम, ठीक है। इसी पेरिफेरल को आप लेटरल मीजोसोम भी बोल सकते हैं। लेटरल मीजोसोम जो साइड में होता है, पेरिफेरल का मतलब चारों ओर, मतलब कि साइड में, लेटरल का मतलब होता है पार्श्व यानी कि साइड में, यानी कि जो साइड वाली इनफोल्डिंग्स हैं उनको पेरिफेरल मीजोसोम या लेटरल मीजोसोम बोलेंगे बच्चों। और जो बीच में प्रेजेंट है उसको सेंट्रल मीजोसोम बोलेंगे, जिसके साथ न्यूक्लियोइड यानी कि जेनेटिक मटेरियल अटैच रहता है, वो सेंट्रल मीजोसोम है। सेंट्रल मीजोसोम के साथ अटैच में रहेगा जेनेटिक मटेरियल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर बच्चों। तो उसके बाद आप देखिए यहां पे आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा बच्चों, ये जो बना हुआ है यहां पे देखिए, ये इस तरह से, ये हमारे पास फ्लैजेला है बच्चों। क्या है? फ्लैजेला, 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 ठीक है, फ्लैजेला है। फ्लैजेला आपने पढ़ा हुआ कि सर आउटग्रोथ होती है, बाहर की ओर उभरी हुई संरचनाएं होती है, फ्लैजेला। हिंदी में लिख देता हूं मैं इसको साथ में, फ्लैजेला बाहर की ओर उभरी हुई संरचनाएं, यानी कि जो सबसे बाहर की लेयर है, ठीक है, उसके ऊपर जो बाहर की ओर उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, फिंगर की तरह उंगलियों के समान जो उभरे हुए प्रवर्ध होते हैं, जो उभरे हुए अंग होते हैं बच्चों, उनको हम क्या बोलते हैं? फ्लैजेला। यहाँ पे जो फ्लैजेला है वो सिर्फ बाहर की लेयर पे नहीं है, आप देख पा रहे होंगे मैंने अंदर तक यहाँ पे स्ट्रक्चर अंदर तक बनाया है। ये बाहर, सिर्फ बाहर की लेयर पे अटैच नहीं है, ये अंदर तक प्रेजेंट है। तो बच्चों इसकी जो सबसे ये इंटरनल लेयर है बिल्कुल अंदर वाली, इसको बोलते हैं बच्चों बेसल बॉडी। बेसल बॉडी बिल्कुल अंदर की लेयर में जो थर्ड में है बेसल बॉडी। जो बीच में लेयर बनी हुई है बच्चों, इसको हम बोलते हैं हुक। ये जो बना हुआ है बच्चों, इसको हम बोलते हैं हुक, ये हुक है। और जो ये बाहर की स्ट्रक्चर बना है, ये बाहर की ओर जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, देखिए ये वाला, ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये फ्लैजेला है। फ्लैजेला, फ्लैजेला ये बाहर की ओर उभरा हुआ भाग है। तो ये जो फ्लैजेला है बच्चों, ये एक प्रोटीन का बना होता है, जिसको हम बोलते हैं फ्लैजेलिन प्रोटीन। फ्लैजेलिन प्रोटीन, ये फ्लैजेला जो बना होता है बच्चों, वो बना होता है फ्लैजेलिन प्रोटीन। फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना होता है बच्चों यहाँ पे फ्लैजेला, ठीक है। ये जो फ्लैजेलिन प्रोटीन है, ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल, जो संकुचित नहीं हो सकता है, जो सिकुड़ नहीं सकता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, रिलैक्स नहीं होगा। ये इस वजह से जो मूवमेंट शो करेगा बच्चों यहाँ पे फ्लैजेला, ये 360 पे शो करेगा, यानी कि चारों तरफ रोटेटरी मोशन शो करेगा। ये सिर्फ पूरा कंप्लीट चारों तरफ रोटेट होगा, यानी कि इसका जो एंगल ऑफ रोटेशन है बच्चों, वो 360 रहेगा। यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो फ्लैजेला है, जो फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना हुआ है,
ये 360 पे रोटेट होता है, यानी कि रोटेटरी मोशन शो करता है। रोटेटरी मोशन ये शो करता है बच्चों, रोटेटरी मोशन, ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। रोटेटरी मोशन रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमने पढ़ लिया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो इनफोल्डिंग है उनको हम मीजोसोम बोल रहे हैं, और उसी के ऊपर जो तीनों में से बन के अटैच होके एक फिगर बनना बाहर की ओर, उंगलियों के समान उभरी हुई संरचना है, बाहर की ओर उभरा हुआ अंग है, उसको हम फ्लैजेला बोल रहे हैं बच्चों, फ्लैजेला, ठीक है। तो जैसा कि नीचे दिखाया है मैंने आपको, ये थोड़ा सा आप देखेंगे, ये यहाँ पे उभरे हुए भाग और यहाँ पे देखिए, इस भाग में और इस भाग में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है। ये जो भाग मैंने बनाए हैं ये लंबे हैं, लॉन्ग हैं, लॉन्ग, ठीक है, बट थिन हैं, पतले हैं, ठीक है, लंबे हैं और पतले हैं। जबकि आप देख पा रहे होंगे ये जो पार्ट हैं बच्चों, ठीक है, ये थिक हैं, मोटे हैं, थिक यानी कि मोटे हैं, ठीक है, मोटे, ये मोटे हैं, ये पतले हैं, ये मोटे हैं और ये पतले हैं। इनको क्या बोलते हैं बच्चों, इनको बोलते हैं फिम्ब्री, फिम्ब्री, FIMBRAE, फिम्ब्री, ठीक है। और यहां पे जो बना हुआ है बच्चों, ये बना हुआ है पिल्ली, पिल्ली। जो थिक हैं वो पिल्ली हैं और जो थिन हैं वो फिम्ब्री हैं, ठीक है बच्चों। हेल्प किस चीज में करेंगे, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो ये फिम्ब्री है और पिल्ली है, ये दोनों की दोनों आउट ग्रोथ है, फोल्डिंग्स हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही बनी हुई है। तो इसका मतलब सीधी सी बात है, हमने यहाँ पे लिखा है कि प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन है वो लिपिड और प्रोटीन से बनी है, तो जो पिल्ली और फिम्ब्री है ये भी प्रोटीन से बने होंगे। तो प्रोटीन इनके अंदर प्रेजेंट होता है, तो इसके अंदर प्रेजेंट है पीलिन प्रोटीन, पीलिन प्रोटीन, पीलिन प्रोटीन, ध्यान रखिएगा, पीलिन प्रोटीन जो कि नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल, संकुचित ना होने वाला, असंकुचित, असंकुचित प्रोटीन, जो संकुचित नहीं होता है, जो सिकुड़ता नहीं है, यानी कि फैलता नहीं है, ना सिकुड़ता है ना फैलता है, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। और ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के बने होते हैं, इसीलिए ये कभी भी इस कोशिका को मूवमेंट में हेल्प नहीं करते हैं, इसकी गतिविधियों में भाग नहीं लेते हैं, यानी कि जब कोशिका को एक जगह से दूसरी जगह जाना है उसमें हेल्प नहीं करते हैं, क्योंकि ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, सिकुड़ नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो आकार है इनका, ये आकार नहीं बदलता है। तो सर इनका काम क्या रहेगा फिर, इनका काम ये रहेगा, जो हमारे पास फिम्ब्री है ये सेल अटैचमेंट में हेल्प करती है बच्चों, सेल अटैचमेंट, सेल अटैचमेंट, अटैचमेंट, यानी कि कोई भी बैक्टीरिया हो, उस बैक्टीरिया को किसी भी सरफेस के साथ अटैच होने में हेल्प करती हैं फिम्ब्री। और जो डीएनए होता है, डीएनए बच्चों, वो डीएनए एक सेल से दूसरी सेल में पास करने के लिए, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसको एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है बच्चों पिली। तो यहां से मैंने दो पार्ट आपको बता दिए, फिम्ब्री और पिली, जो कि पिलिन प्रोटीन का बना है, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, इसलिए ये मूवमेंट में हेल्प नहीं करता है, गतिविधियों में हेल्प नहीं करता है, कोशिका को एक भाग से दूसरे भाग तक जाने में हेल्प नहीं करता है। बट फंक्शन क्या है, जो फिम्ब्री है वो सेल अटैचमेंट, यानी कि कोशिका को किसी सतह के ऊपर जुड़े रहने में सहायता करता है। यानी कि जब भी बैक्टीरिया किसी दूसरी सतह के साथ जुड़ता है, किसी सतह के साथ अटैच होता है, उस सतह के साथ जुड़ने में सहायता करता है फिम्ब्री। और जो पिल्ली है बच्चों, ये क्या करता है, जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर होने में हेल्प करता है, यानी कि उसको एक सेल से दूसरे भाग में ट्रांसफर करता है जेनेटिक मटेरियल को। तो ये पिल्ली का फंक्शन है बच्चों। तो ये जो 3 लेयर हमने लिखी थी शुरू में, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर बच्चों, सबसे बाहर वाली हमने बोला था ग्लाइकोकैलिक्स की, दूसरी सेल वॉल और तीसरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इनसे रिलेटेड जितने भी ऑर्गन हैं वो हमने एक्सप्लेन कर लिए।
इसके अलावा जो हमारे पास ये साइटोप्लाज्म है बच्चों, इसके अंदर जो लिक्विड है, इसके अंदर कुछ पार्टिकल और होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपके सामने ये छोटे छोटे रिप्रेजेंट किए हैं पार्टिकल्स, ये दिखाई दे रहे होंगे आपको, ग्रीन ग्रीन डॉट दिखाई दे रहे होंगे, ये हमारे पास बच्चों होते हैं राइबोसोम। ये होते हैं बच्चों राइबोसोम्स, राइबोसोम्स, राइबोसोम, राइबोसोम। तो सबसे पहली बात तो ये है बच्चों कि ये राइबोसोम की जो डिस्कवरी है, इसकी जो खोज है वो किसने की। डिस्कवरी की बात कर लेते हैं सबसे पहले। राइबोसोम की जो डिस्कवरी है बच्चों वो हमारी की है जी.ई. पेलाडे, जी.ई. पेलाडे इन 1955, 1955 में जी.ई. जॉर्ज इमेल पेलाडे, जॉर्ज इमेल पेलाडे, जी.ई. पेलाडे, ठीक है, 1955 में डिस्कवर किया बच्चों किसको, राइबोसोम को। राइबोसोम की खोज जी.ई. पेलाडे 1955 में। राइबोसोम क्या चीज है, राइबोसोम ऐसे अंग हैं, ऐसे भाग हैं, ये ऐसे मटेरियल हैं जो प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग राइबोसोम के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि राइबोसोम क्या चीज है, किन चीजों से मिलकर बने होते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि जो राइबोसोम है, राइबोसोम, इन राइबोसोम के अंदर बच्चों एक तो अपने पास होता है प्रोटीन, प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है, प्रोटीन, और इसके साथ उसमें प्रेजेंट होता है बच्चों आरएनए, आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। यानी कि जो राइबोसोम है वो प्रोटीन और आरएनए से मिलकर बना होता है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनमें 3 तरह का आरएनए मिलता है बच्चों, 3 तरह का आरएनए मिलता है। वो 3 प्रकार कौन से हैं, सबसे पहला प्रकार है बच्चों 16S आरएनए, 16S आरएनए। दूसरा है बच्चों 23S आरएनए, और तीसरा जो टाइप है बच्चों वो है 5S आरएनए। ये 3 तरह के आरएनए मिलेंगे बच्चों। आरएनए, ये जो शुरू में मैंने स्मॉल आर लिखा है, ये छोटा जो आर लिखा है, इसका मतलब होता है राइबोसोमल, राइबोसोमल, यानी कि जो राइबोसोम में प्रेजेंट हैं, राइबोसोमल यानी कि राइबोसोम को बनाने वाले, और आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। और जो बच्चों यहाँ पे आगे लिखा हुआ है हमने 16, 23, 5, और साथ में एक वर्ड ऐड किया हमने बच्चों एस, ठीक है ना। ये जो एस है, ये एस रिप्रेजेंट करता है बच्चों सेडिमेंटेशन रेट, सेडिमेंटेशन रेट। सेडिमेंटेशन रेट क्या चीज है बच्चों, सेडिमेंटेशन रेट का मतलब ये है कि आपके पास किसी भी विलियन के अंदर, विलियन के अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल हैं, लटके हुए कण हैं, जब आप उसको बिना डिस्टर्ब किए अनडिस्टर्ब साइड में रख देंगे, यानी कि उसको आप हिलाएंगे नहीं, तो वो पार्टिकल कितनी देर में नीचे सेटल हो सकते हैं, बॉटम के ऊपर सेटल हो सकते हैं। तो वो जो टाइम उसने लिया है उसको हम बोलते हैं बच्चों सेडिमेंटेशन रेट। क्या बोलेंगे बच्चों उसको, सेडिमेंटेशन रेट। यानी कि जो पार्टिकल है, सस्पेंडेड पार्टिकल है, वो कितनी देर में बॉटम के ऊपर सेटल हो सकते हैं, कितनी देर में वो नीचे बैठ सकते हैं, उसको सेडिमेंटेशन रेट बोलते हैं। और जो साथ में 16, 23 ये 5 ऐसे लिखा हुआ है बच्चों, ये उसका कोफिशिएंट है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ सेडिमेंटेशन, कोफिशिएंट ऑफ सेडिमेंटेशन। तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे, ये जो एस है, एस, इसको हम बोलते हैं स्वेडबर्ग, स्वेडबर्ग यूनिट, स्वेडबर्ग यूनिट, स्वेडबर्ग यूनिट। एक केमिस्ट हुए हैं थियोडोर, थियोडोर स्वेडबर्ग, थियोडोर स्वेडबर्ग, ठीक है। इन्होंने कोलाइड की स्टडी की थी।
कोलाइड होते हैं बच्चों, यानी कि हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल सस्पेंडेड रहे, लटके रहे, उसको हम कोलोइड बोलते हैं। और उस कोलाइड की स्टडी कर रहे थे थियोडोर स्वेडबर्ग, और वो नोट कर रहे थे कि जो पार्टिकल है वो कितनी देर में नीचे बॉटम के ऊपर सेटल होते हैं। तो वो जितने टाइम में सेटल होते हैं उसके लिए उन्होंने एक यूनिट का यूज किया जिसको हम बोलते हैं स्वेडबर्ग यूनिट। ये कोई इंटरनेशनल यूनिट नहीं है, जस्ट इन्होंने एक्सप्लेन किया था, तो इन्हीं के ऑनर में स्वेडबर्ग यूनिट माना गया है। और ये स्वेडबर्ग यूनिट है क्या चीज? स्वेडबर्ग यूनिट एक टाइम इंटरवल है जिस टाइम में वो सेटल होते हैं। 10 से 13 सेकंड का जो टाइम इंटरवल है उसको हम एक स्वेडबर्ग यूनिट मानते हैं। 10 सेकंड से 13 सेकंड बीच का जो टाइम इंटरवल है उसको हम स्वेडबर्ग यूनिट मानते हैं बच्चों। थियोडोर स्वेडबर्ग ने बताया था, इसलिए उनके सम्मान में लिखा जाता है। तो यहां पे जो राइबोसोम है, जो राइबोसोम हम आपके सामने लिख रहे हैं, ये चीज, ये राइबोसोम बच्चों दो तरह के होते हैं। दो तरह के, यहां साइड में लिख दूं मैं, यहां पे लिख रहा हूं बच्चों। एक तो होते हैं 70S और एक होते हैं बच्चों 80S। 80S और 70S, ठीक है ना। ये जो 70S और 80S है बच्चों, ये इसी चीज पे डिपेंड करता है जो इसकी यूनिट है, यानी कि जो यूनिट हम ले रहे हैं ना स्वेडबर्ग यूनिट, इसी पे डिपेंड कर रहा है 70S और 80S। अभी मैंने आपको बताया S क्या है, सेडिमेंटेशन रेट, और जो ये 70-80 लिखा है बच्चों, ये है कोफिशिएंट ऑफ सेडिमेंटेशन। तो ये दो चीजों से मिलकर बना होता है बच्चों, दो यूनिट से मिलकर बना होता है। एक को लिखते हैं 50S प्लस में 30S, 50S प्लस में 30S कंबाइन होके बनाएगा बच्चों 70S। इस 70S के अंदर जो 50S है ये लार्ज सब यूनिट है, लार्ज सब यूनिट, यानी कि बड़े वाला जो भाग है बच्चों वो 50S है, और जो 30S है ये है हमारे पास स्मॉल सब यूनिट। स्मॉल सब यूनिट यानी कि छोटे वाला जो भाग है वो 30S है, और जो लार्ज यूनिट है वो 50S है, और दोनों को कंबाइन करने से 70S टाइप राइबोसोम बनता है। इसी तरह से बच्चों जो 80S है इसके अंदर एक तो है 60S और प्लस में 40S। जो ये 60S है बच्चों ये लार्ज सब यूनिट है, और जो 40S है ये स्मॉल सब यूनिट है। तो ये दोनों कंबाइन होके बनाते हैं 80S टाइप राइबोसोम। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, उनमें बच्चों मिलता है 70S, और जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं बच्चों उनमें राइबोसोम मिलता है 80S। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में मिलेगा बच्चों कौन सा, 70S, और जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं बच्चों उनमें मिलेगा 80S राइबोसोम। राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करना, प्रोटीन बनाने में हेल्प करना, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि प्रोटीन के निर्माण में सहायता करता है। प्रोटीन निर्माण, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा बच्चों कौन, राइबोसोम। वैसे तो ये राइबोसोम है जो बच्चों ये छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं राइबोसोम, जो प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं, डीएनए को चेंज करते हैं, इंफॉर्मेशन को चेंज करते हैं। क्योंकि सबसे पहला काम राइबोसोम का क्या है कि जो mRNA है, मैसेंजर आरएनए है, उससे सबसे पहले इंफॉर्मेशन लेगा, उससे पहले सूचना लेगा। राइबोसोम सूचना लेने के बाद, इंफॉर्मेशन लेने के बाद जो जेनेटिक डीएनए है उसको ट्रांसलेट करेगा, चेंज करेगा, और एमिनो एसिड की चेन बनाएगा, और एमिनो एसिड से बच्चों फिर बनेगा प्रोटीन। इसीलिए हम बोलते हैं कि सर जो राइबोसोम है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, इसीलिए राइबोसोम को हम सेल का प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों राइबोसोम को, प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि प्रोटीन के निर्माण में सहायता करता है, प्रोटीन हेल्प करता है सिंथेसिस में उसके, इसलिए बच्चों राइबोसोम को हम क्या बोलते हैं सेल के लिए, प्रोटीन फैक्ट्री है सर, उसके लिए प्रोटीन फैक्ट्री है।
तो जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं जिसके अंदर ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, उनके अंदर जो राइबोसोम है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़ा होता है। मैं यहां साइड में लिख रहा हूं बच्चों, थोड़ा सा यहां पे लिख रहा हूं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम ER बोलते हैं बच्चों शॉर्ट में, ठीक है। इसके आगे दो पार्ट होते हैं, आगे पढ़ेंगे हम डिटेल में। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बच्चों, ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में मिलता है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर ही मिलता है। तो यहां तो जो राइबोसोम है बच्चों वो अटैच होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, यानी कि जो राइबोसोम है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जुड़ा होता है, वहीं पे प्रोटीन बनाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर ER प्रेजेंट नहीं होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये जो राइबोसोम है ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही मिलते हैं। ये जो राइबोसोम है बच्चों, ये न्यूक्लियस के अंदर या न्यूक्लियोइड के अंदर बनते हैं, उसके बाद बाहर ट्रांसफर होते हैं। ऐसा नहीं कि बाहर बनते हैं या ER के ऊपर बनते हैं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले जो राइबोसोम है उसकी जो स्टार्टिंग होती है, बनने की जो प्रोसेस है बच्चों, वो इस केंद्रक के अंदर होती है। यानी कि ये जो न्यूक्लियोइड लिखा है प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, उसके अंदर राइबोसोम बनेंगे, फिर बाहर ट्रांसफर होते हैं, और बाहर ट्रांसफर होने के बाद यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच हो जाएंगे, और यहां पे जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उसके साइटोप्लाज्म के अंदर वो फैल जाएंगे बच्चों। तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में थोड़ा सा डिफरेंस मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। हमारे 2 से 3 लेक्चर हो गए हैं बच्चों, उनके अंदर ये चीजों को हमने एक्सप्लेन किया है। इसके साथ साथ कुछ चीजें मैं बच्चों एक्स्ट्रा और बता रहा हूं आपको, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड। सबसे पहली चीज तो ये है बच्चों कि जो साइज है कोशिका का, जो आकार है, हम इसको साफ कर लेते हैं। लिखने के लिए हमारे पास जगह नहीं बची है, स्पेस नहीं बचा है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा एक बार क्लियर कर लेते हैं बच्चों। यहां से क्लीन कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, कोशिका को हम पढ़ रहे हैं पिछले 2-3 दिन से, तो आप लोगों को सबसे पहली चीज तो ये यहां पे लिख रहा हूं बच्चों, सबसे पहली चीज, सबसे छोटी जीवित कोशिका, सबसे छोटी जीवित कोशिका, सबसे छोटी जीवित कोशिका या सबसे छोटा जीव वो होता है बच्चों माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग के लेक्चर में भी डिस्कशन किया, कल भी डिस्कशन किया कि माइकोप्लाज्मा जो है बच्चों वो एक ऐसा जीव है जिसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, सेल वॉल नहीं होती है बच्चों इसके अंदर, माइकोप्लाज्मा के अंदर। यही माइकोप्लाज्मा एक कोशिकीय जीव है। इसकी जो कोशिका वो सबसे छोटी होती है। इसकी जो कोशिका का व्यास है बच्चों, व्यास यानी कि डायमीटर है, वो 0.1 माइक्रोन होता है। माइक्रोन 1 माइक्रोन इक्वल होता है 10⁻⁶ मीटर। 10⁻⁶ मीटर के सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। इसी माइकोप्लाज्मा का दूसरा नाम भी है बच्चों, इसको हम बोलते हैं PPLO। PPLO यानी कि प्लूरोनिमोनिया यानी कि प्लूरोनिमोनिया को सबसे छोटा जीव माना जाता है। PPLO का फुल फॉर्म क्या बच्चों? प्लूरोनिमोनिया। प्लूरोनिमोनिया कह सकते हैं आप, इसको माइकोप्लाज्मा कह सकते हैं, या पूरा नाम होता है बच्चों इसका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम जिसका व्यास है 0.1 माइक्रोन। एक्चुअल में इसकी वैल्यू अलग अलग मिलती है, कई जगह पे 0.1 माइक्रोन से 0.3 माइक्रोन भी लिखा होता है बच्चों। 0.1 माइक्रोन से 0.3 माइक्रोन तक भी होता है बच्चों। और ये जो माइकोप्लाज्मा है इसको कोशिका का जोकर भी कहते हैं।
कोशिका का जोकर, कोशिका का जोकर भी बोलते हैं, यानी कि इस किंगडम में ये कोशिका का जोकर भी कहलाता है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। और बच्चों जो माइकोप्लाज्मा है इसके अंदर ना स्टेबिलिटी के लिए स्टीरोल्स प्रेजेंट होते हैं, स्टीरोल्स। ये जो हमारा माइकोप्लाज्मा है बच्चों, ये प्रोकैरियोटिक जीव है, प्रोकैरियोटिक जीव है। और प्रोकैरियोटिक जीवों में स्टीरोइड नहीं होते। यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं, या मानव है या कोई दूसरा जीव है, उनमें सेल स्टेबिलिटी के लिए स्टीरोइड बनते हैं, स्टीरोल्स होते हैं बच्चों स्टेबिलिटी के लिए। लेकिन ये माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोटिक जीव है, इसके अंदर भी स्टेरोल प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होते हैं। क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं बच्चों, प्रोकैरियोटिक, उनके अंदर सेल स्टेबिलिटी के लिए एक मटेरियल होता है, उसको बोलते हैं हिप्पानोइड। हिप्पानोइड, हिप्पानोइड एक ऐसा मटेरियल है जो सेल स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है। सेल स्टेबलाइज, सेल स्टेबलाइज हेल्प करने में करता है सर। हिप्पानोइड मटेरियल सेल को स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है। ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है, जबकि ऐसा ही काम यूकैरियोटिक कोशिकाओं में स्टीरोल्स करते हैं। और ये माइकोप्लाज्मा एक्सेप्शन है इसका, इसके अंदर स्टीरोल्स होते हैं सेल स्टेबलाइज करने के लिए। तो ये तो बात हुई बच्चों सबसे छोटी जीवित कोशिका की, जीवित कोशिका की। और अगर आपसे सीधा पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, यहां लिख रहा हूं बच्चों मैं, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका ये होती है बच्चों वायरस की, वायरस यानी कि विषाणु, विषाणु 0.02 माइक्रोन से 0.2 माइक्रोन के बीच में बच्चों वायरस। अगर आपसे पूछे सबसे छोटी कोशिका तो वायरस है, और अगर आपसे पूछे सबसे छोटी जीवित कोशिका वो माइकोप्लाज्मा है। और अगर बात करें बच्चों सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी जीवित कोशिका, सबसे बड़ी जीवित कोशिका, सबसे बड़ी जीवित कोशिका, लार्जेस्ट लिविंग सेल, वो है बच्चों ओस्ट्रिच एग, ओस्ट्रिच एग यानी कि शतुरमुर्ग का अंडा, एस्ट्रिजैक शतुरमुर्ग का अंडा, जिसका आकार है 170 mm इंटू 150 mm अंडाकार है। तो लंबाई में 170 mm है और डायमीटर में 150 mm है, यानी कि 17 इंटू 15। अगर आप इसको सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करें, सेंटीमीटर में अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों तो वो रहेगा 17 इंटू 15 सेंटीमीटर। और अगर आप mm में लिखेंगे तो 170 mm इंटू 150 mm। अब अगर हम बात करें मनुष्य के अंदर, मानव के अंदर, मानव में सबसे छोटी कोशिका, मानव में सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बीइंग दैट इज अंडाणु, अंडाणु यानी कि मादा युग्मक, युग्मक कोशिका, यानी कि ओवम बोलेंगे इसको, ओवम, ओवम, ओवम अंडाणु फीमेल में मिलते हैं, ठीक है, फीमेल गैमेट है ये अंडाणु, ओयोसाइट, ठीक है। ये सबसे छोटी कोशिका है बच्चों मनुष्य के अंदर। और अगर हम बात करें सबसे लंबी कोशिका मानव में, सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका मानव में तो बच्चों वो होती है न्यूरॉन, न्यूरॉन यानी कि जो आपका तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्व सिस्टम जो आपका है, उसका जो बेसिक यूनिट है, जो उसकी छोटी से छोटी इकाई है बच्चों, वो न्यूरॉन है। वो सबसे लंबी कोशिका है मानव के अंदर, मानव के अंदर सबसे लंबी कोशिका। पौधों के अंदर
पौधों में सबसे बड़ी कोशिका, पौधों में सबसे बड़ी कोशिका, पौधों की बात कर रहे हैं बच्चों, पौधों की, पौधों में सबसे बड़ी कोशिका, पौधों में, प्लांट के अंदर पौधों में सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका बच्चों वो होती है एस्टेबुलेरिया, एस्टाबुलेरिया, बुलेरिया, एस्टाबुलेरिया, एसिट बुलेरिया। ठीक है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी है बच्चों, ब्लू ग्रीन एल्गी, सिंगल सेल, सिंगल सेल ब्लू ग्रीन एल्गी, पौधों में सबसे बड़ी कोशिका का नाम है बच्चों एस्टेबुलेरिया। और एस्टेबुलेरिया क्या चीज है? ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी कि नील हरित शैवाल है, सिंगल सेल है, एक ही सेल है और सबसे बड़ी कोशिका बच्चों यही है। तो आज की क्लास बच्चों यहीं तक। अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होगा वो आपको कमेंट के द्वारा ही बता दिया जाएगा, सॉल्यूशन बता दिया जाएगा। या फिर हमारे सेंटर का जो नंबर है आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम आपको आएगी उसका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। थैंक यू।